Good morning, all of you. So, as we all know that the running topic for our syllabus is right now propagation constant and characteristic impedance. तो बेसिकली इनको अगेन हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। मैं कल कंप्लीट नहीं हो पाया था डेरिवेशन। मान लीजिए एक सोर्स वोल्टेज है जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन में दिया जा रहा है। ट्रांसमिशन लाइन इनफाइनाइट लेंथ की है, चलती चली आ रही है यहाँ से। As compared to the wavelength of the electrical signal, the length of the transmission line is very large, so that's why we call it as an infinite line. So these are the two parameters which give the electrical property of your signal which is going through the transmission line: propagation constant and characteristic impedance. Let's suppose the direction of propagation is z, where z0 is the characteristic impedance, we all know, and the propagation constant is denoted as alpha plus j beta, और अल्फा इसमें रियल पार्ट है और बीटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोपगेशन कांस्टेंट एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है जो रियल पार्ट से हम बताते हैं, और फेज होता है जो इमेजिनरी पार्ट से हम बताते हैं। मैग्नीट्यूड के चेंज को हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा बोलते हैं, वी ऑल नो दिस। एंड जो फेज चेंज है उसे फेज कांस्टेंट या वेव नंबर भी कहा जाता है। ओके, सो ये तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। मैंने आपसे ये भी बताया था कि कोई ट्रांसमिशन लाइन है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को अगर आपको KVL KCL नहीं लगता, उसमें आपको अगर एनालाइज करना है प्रोपगेशन कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बाय यूजिंग KVL KCL, वी शुड फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू अ लम्प्ड नेटवर्क। एंड लम्प्ड नेटवर्क बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे लम्प्ड नेटवर्क से मिलके इतना बड़ा बना हुआ है सर्किट। और कल मैंने बताया था the lumped parameter equivalent of the transmission line is a series combination of a resistance and inductance, and shunt in a series branch, and in a shunt branch it is a parallel combination of conductance and capacitance। थोड़ा इस पर भी अभी और डिस्कशन करेंगे कि इसको ऐसी तरह से क्यों लिया जाता है, ठीक है। जिसमें हमारा आर एल ये पर यूनिट लेंथ से हम डिफाइन करते हैं। पर यूनिट लेंथ इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल पोर्शन ऑफ द लाइन हमने लिया है, ठीक है। डेल जेड लिया है जो एक बहुत ही ज़्यादा आइडली यानी इनफाइनाइटली स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल है ये डेल जेड, और नियरली हम इसको ज़ीरो बाद में पुट कर देते हैं ये बताने के लिए कि ये बहुत बहुत वेरी स्मॉल लेंथ है लाइन की, ठीक है। और अगर हम डेल जेड लेंथ के लिए ये आर एल सी जी डिफाइन करते हैं तो डेल जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको पूरा डेल जेड लेंथ तक के जो टोटल आर एल जी सी है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। सेकंड एक चीज़ और डिस्कस करूँगी कि इंडक्टेंस वाला पार्ट कहाँ से आया, एक ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस क्यों हम शो करते हैं वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और एक कैपेसिटेंस क्यों कंसीडर किया जाता है। ये वाला इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस जो है आप जो ले रहे हैं
सीरीज ब्रांच में आप इंडक्टेंस को लेते हैं और शंट ब्रांच में कैपेसिटेंस को, जो कि आपका एसोसिएटेड आर जो है इंडक्टेंस के साथ वो लॉस होता है, यहाँ पे एसोसिएटेड जी जो होता है वो लॉस बताता है। ठीक है, तो अभी तो हम एल और सी को डिस्कस करेंगे, जो एक लॉसलेस लाइन में होना ही चाहिए। तो वो क्यों हम लेते हैं, मान लीजिए पहले इंडक्टेंस की बात करेंगे। अगर टू पैरेलल वायर हैं, अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ से करंट आ रहा है आई, हमेशा ये करंट जितनी ये क्लोज लूप में फ्लो करती है ये मान के चल रहे हैं हम। तो बेसिकली आप जब भी आपने फैराडे लॉ पढ़ा होगा, फैराडे लॉ के हिसाब से कोई भी करंट अगर कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी जनरेट हो जाती है या इंड्यूस हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा करंट से और डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन या फोर्स के डायरेक्शन से। तो आप फ्लेमिंग जो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल है वो आप उस तरह से करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ओके, तो बेसिकली जैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, करंट जो होता है आपका एम्पियर में होता है। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये कुछ आपका पर मीटर स्क्वायर यानी एक डेंसिटी बता रहा है। किस चीज़ की डेंसिटी बताता है ये, इट शोज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी एक तरह से जैसे आप लाइट देखते हो ना, लाइट की रेज होती हैं, तो इसी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, और कितना, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, कहीं करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वजह से ये जनरेट हुआ है और ये किसी एरिया से पास हो रहा है, ये एरिया ए है। ठीक है, और ये फ्लक्स है फाई। ठीक है, तो बेसिकली बी क्या होगा, फाई डॉट ए, एरिया है ए, एम्पियर नहीं है। तो बेसिकली जो ये बी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फाई अपॉन ए, सॉरी फाई बाय ए होगा, वेयर फाई इज डिनोटेड, यूनिट इज वेबर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिस इज द फील्ड की यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन आपका क्या होता है, एरिया से नहीं, हम V अपॉन एल से डिनोट, वेयर एल इज द लेंथ एंड V इज द वोल्टेज। तो जो E की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पर यूनिट एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक लाइन में मेजर करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया की। ठीक है, तो बेसिकली एक फॉर्मूला फैराडे ने दिया था कि अगर आपको फ्लक्स पता करना है किसी सरफेस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये जो फील्ड जनरेट होगी वो एरिया वाइज होगी, यानी पूरा एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जैसे करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है क्योंकि वो एक लाइन में फ्लो होगी, मगर मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा क्योंकि वो एरिया में फ्लो होती है। तो अगर आप टोटल जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको एरिया से, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उस एरिया में जितनी फ्लक्स है वो, मतलब ये छोटे से एरिया का इंटीग्रल आप लेते हैं। अगर जैसे बहुत सारे यहाँ ds होंगे, सरफेस हैं, ये नॉर्मल सरफेस हैं, तो सबका टोटल करके यहाँ से जितनी फील्ड जा रही है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फील्ड with area, so it will give the flux। ठीक है,
एक और आपका लॉ होता है, जैसे कि ओम्स लॉ का एक ओम्स लॉ फॉर इंडक्टेंस अगर देखें तो द फ्लक्स which the current is producing is directly proportional to the current, मतलब जितना करंट होगा उसी हिसाब से फ्लक्स होगा, प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा दोनों में। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाता है तो ये आपका कांस्टेंट एक जनरेट होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं, जिसकी यूनिट हेनरी होती है। अगर डेरिवेटिव फॉर्म में ओम्स लॉ को लिखा जाए तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, तो जो वोल्टेज होगा इंडक्टेंस के अक्रॉस टाइम वेयरिंग अगर मान के चलें तो V इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, और जो d∅/dt है मतलब ये है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है विद टाइम तो आपका वोल्टेज, आप अगर आप फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज को पता कर लें तो दैट इज़ द वोल्टेज विद टाइम। देन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो फाई है वो हमें मालूम है क्या होता है, फाई को हम L/I भी लिख सकते हैं, और यहाँ डेरिवेटिव फंक्शन है तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, so this is the voltage across the inductor, V is equal to L/di/dt। ओके, तो मुझे ये बताने का ये है कि अगर डेफिनेटली ट्रांसमिशन लाइन है, करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ फ्लक्स होगा, अगर फ्लक्स है तो इंडक्टेंस होगा, तो वहाँ